हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एसएससी और रेलवे वाले एग्जाम्स में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं और जिन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आप अपने एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? 1857 की क्रांति को लेकर आया हो। तो आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ दोस्तों पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। थोड़ा सा दोस्तों शीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दोस्तों ध्यान रखें, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चंस बनते इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दोस्तों मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, 10 मई 1857, ये डेट आप लोग नहीं भूलेंगे के दिन मेरठ, ये लोकेशन ध्यान रखेंगे कि पैदल टुकड़ी यानी कि 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दिल्ली से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कानपुर से बात की जाए दोस्तों तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। लखनऊ से बात की जाए दोस्तों तो बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। फतेहपुर से दोस्तों अजीमुल्ला ने किया था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। इतना दोस्तों इस टॉपिक से आप लोग क्लियर रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों हमारे द्वारा ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके विभिन्न एग्जाम्स के क्वेश्चंस के वेटेज, उनके ट्रेंड, उनके लेवल को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इनमें आपकी बहुत सारी वैकेंसीज लगी हैं, आप जानते हैं दोस्तों। एसएससी में बात की जाए तो आपका सीजीएल चल ही रहा है, इसके बाद में आपका एमटीएस लगा हुआ है और जीडी भी आपकी आ चुकी है। रेलवे में दोस्तों आपका आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई है। उसके बाद में एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से दोस्तों आप किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा। पूरा आपका दोस्तों जीके और मिसलेनियस का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र इसकी 100 रुपीज़ पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया हो दोस्तों? यूएनओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आया।
तो आप जानते हैं दोस्तों इनकी स्थापना, इनके विभिन्न ब्रांचेस जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों आपके यूएनओ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो मोस्ट नोट सीट आपके सामने लगा दी गई दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। अब नोट के जरिए दोस्तों सब कुछ आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो कि हमारा आंसर है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाओं की बात की जाए तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है, एवं अन्य दोस्तों चीनी, रूसी यानी कि रशियन, अरबी तथा स्पेनिश इसकी मान्यता प्राप्त भाषाएं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, उनके नाम है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इनमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं, 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, 5 अस्थायी सदस्य आप लोग देख लीजिए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर दोस्तों वीटो का अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ से, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या टोटल 193 है, और इसका जो नवीनतम सदस्य बना दोस्तों वो दक्षिणी सूडान है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण आप लोग जानते हैं, डायरेक्टली पूछा जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से उनके स्थापना वर्ष या मुख्यालय, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्शन करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कुछ टॉपिक है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। सबसे पहले संगठन के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष भी दे दिया गया है और मुख्यालय भी मेंशन कर लिया गया है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यानी कि ILO की, तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की बात की जाए यानी कि FAO की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए यानी कि IMF की, इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए, स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जानते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर करके दोस्तों PDF की सीट लगी हुई है। तो यूनेस्को की बात की जाए, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए, स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ की बात की जाए दोस्तों, स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात की जाए, स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए, स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी INMO की बात की जाए, स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब इसी के साथ दोस्तों एक आपका टॉपिक जुड़ जाता है, उसको भी आप लोग पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट कर लीजिए। ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। टॉपिक है आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय। सब कुछ पूरी तरह से आप कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले संगठन के नाम है, फिर स्थापना वर्ष, फिर मुख्यालय। बात करें दोस्तों राष्ट्रमंडल, हजारों बार पूछा गया है। स्थापना इसकी 1949 में हुई थी। मुख्यालय लंदन, UK में है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों, स्थापना इसकी 1863 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला है आपका इंटरपोल, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। मुख्यालय लियान्स, फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाटो, स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स से बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी कि EU की बात की जाए, स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स से बेल्जियम में। सब कुछ पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे दोस्तों। SSC और रेलवे में जो आपका पूरा वेटेज है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों हमारे द्वारा प्रिपेयर करके आपके PDF में मेंशन कर दिया गया है। अगला आपका क्या दोस्तों, दक्षिण
एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की बात हो रही है, आप लोग जानते होंगे। स्थापना 1985 में हुई थी, मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि ओपेक की बात हो रही है, स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की बात की जाए, स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा है दोस्तों? जैन धर्म, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोग अगर अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। अब ए टू जेड दोस्तों जैन धर्म को आप लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़िएगा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय कुल के थे, और माता का नाम दोस्तों त्रिशला था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा क्या है, 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भे ग्राम ऋषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ध्यान रखेंगे, जैन धर्म अनीश्वरवादी है और कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्रों का परित्याग करते थे। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों, जैन धर्म में 2 महासंगीतियों का आयोजन किया गया था, उनको आप लोग कलेक्ट कीजिए। तो जैन धर्म की महासंगीतियाँ देखेंगे। सबसे पहले संगीतियों के क्रम दिए गए हैं, उसके बाद समय दिया गया है, स्थल यानी कि कहाँ पे हुई और किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ये भी मेंशन कर लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम जैन संगीति की बात की जाए तो इसका दोस्तों आयोजन किया गया था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी में दोस्तों, देव ऋषिगढ़ी या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से आया हुआ दोस्तों? जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, महत्वपूर्ण समाज सुधारक, आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। आप लोग जानते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की किसने की थी, प्रार्थना समाज की किसने की थी, सत्य शोधक समाज की किसने की थी। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों मेंशन करके आपके सामने रख दिया गया है। साथ में दोस्तों स्थापना वर्ष भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी अगर इस सीट को आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, किसी भी टेंस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा सीट को अपने सामने करते हैं। सबसे पहले दोस्तों संस्थापक के नाम दिए गए हैं, फिर स्थापना वर्ष भी शामिल किया गया और साथ में संस्थापक। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी की तो इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 1815 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे बढ़िएगा। अगला आपका तत्वबोधिनी सभा, जिसकी स्थापना 1839 में हुई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। वह पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई एम.जी. रानाडे के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, वो हर क्वेश्चंस भी आपको मिलते होंगे दोस्तों जो आज तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की बात की जाए, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1867 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे बढ़िएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज भी लिख के आता है दोस्तों। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। वह अनुशीलन समिति की स्थापना दोस्तों 1907 में हुई थी वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। विश्व भारती की बात की जाए, इसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला पॉइंट आपका क्या है, गदर पार्टी, जिसकी स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा उठाए जाते हैं वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की बात की जाए, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजे के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से आते हैं क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। बढ़ते हैं आगे दोस्तों हम लोग, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। अस्पृश्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? फंडामेंटल राइट्स से, यानी कि मूल अधिकार से, जो कि हमारा सुपर टॉपिक है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से दोस्तों बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को अगर आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं और न ही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब थोड़ा सा दोस्तों सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। एक एक सेंटेंस है दोस्तों, हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले इन 6 मूल अधिकारों को आप लोग देखिए जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार आता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आता है। चौथा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है। पांचवा हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक आता है। और छठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में आता है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, अब चूंकि आपका फेवरेट टॉपिक है, सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, तो सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट देखिएगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिया जाता है, आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को चेंज कर दिया जाता है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिया जाता है, आपके ऑप्शन में कॉन्सेप्ट रख दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। तो हर ट्रेंड से दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर रखें, इसलिए दोस्तों मैं रिवीजन व PDF के बारे में आपको फोकस करवाता रहता हूँ। चलिए, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? धर्म, मूलवंश, जातलिंग या जन्मस्थान के परिशेष से।
अनुच्छेद 16 की बात की जाए दोस्तों तो इसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 का संबंध है दोस्तों अस्पृश्यता के अंत से, और अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। आगे बढ़ेगा, अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है, और अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दोस्तों इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा अनुच्छेद 23 की बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का परिच्छेद है। वो अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का परिच्छेद है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान है, और अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। देखिएगा, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डाकली क्वेश्चंस बनते हो हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होते, खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 से ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस को। इसी तरह के वीडियोस के लिए पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, देवधा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? महत्वपूर्ण कप एवं जो ट्रॉफियां दोस्तों किस खेल से संबंधित डाकले क्वेश्चंस बनते हैं आप लोग जानते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई, सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, देवधा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों हॉकी की, तो इससे संबंधित जो दोस्तों कप एवं ट्रॉफियां, सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहता है। इसके अलावा बेगम रसूल ट्रॉफी महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं का ही है, गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं का ही है, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, नेहरू ट्रॉफी हो गया, सिंधिया गोल्ड कप हो गया, वेलिंगटन कप। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित हैं। फुटबॉल खेल से देखेंगे तो आपका डीसीएम ट्रॉफी हो गया, डूरन कप आपका सुपर रहता है, रोवर्स कप हो गया, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी ध्यान रखेंगे। क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका रणजी ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, देवधा ट्रॉफी हो गया, जीडी बिरला ट्रॉफी हो गया। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो बारना बेले कप पुरुषों का है, जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिलाओं का, रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से संबंधित नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां नेहरू कप फेडरेशन कप, पोलो से संबंधित एजरा कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, और दोस्तों गोल्फ से संबंधित देखेंगे तो वाकर कप, सर्किट कप और राइडर कप। इतना आप प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी हैं? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 6 खिलाड़ी। टॉपिक आप जानेंगे क्योंकि दोस्तों विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। टॉपिक है हमारा विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। एक तरफ खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या के नाम। बात की जाए रग्बी फुटबॉल की तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, जिम्नास्टिक, जिसमें दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो कबड्डी में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं। लाल टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में दोस्तों 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के बारे में सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। सब कुछ हर ट्रेंड से दोस्तों कलेक्ट करके इस सीट को आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को अगर आप अच्छे से रिवाइज रखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अब देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। अब आप जानते हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, तो सबसे पहले उनको देखिए। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद हो गया। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, देखिएगा। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। संविधान की 11वीं सूची में पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की 11वीं सूची में आता है। टोटल 29 कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अब पहले 4 क्वेश्चन आप यहाँ से क्लियर कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में है। ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का विषय है। अब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित दोस्तों को लेकर विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, उनको आप पहले पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए। हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। बात की जाए हनुमंत राव समिति की, तो ये गठित की गई थी 1983 में। GBK राव समिति गठित की गई थी 1985 में। LM सिंघवी समिति गठित की गई थी 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी 1957 में। अशोक मेहता समिति गठित की गई थी 1977 में। और थुंगा समिति दोस्तों ये 1989 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या हमारा, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या? तो मेला एवं बाजार कर है। कौन पंचायती राज प्रणाली दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर हजारों बार पूछा गया है। कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी? तो राज्य निर्वाचन आयोग। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमते? तो पश्चिम से पूर्व की। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? ज्योग्राफी से पृथ्वी के परिक्रमण एवं परिभ्रमण से पूछा गया। तो आप जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी सौरमंडल का एक उपग्रह है। यानी अगर हम इसको कवर करना चाहेंगे दोस्तों, तो सौरमंडल से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाएंगे। यानी कि जो सीट आपके सामने लगाई दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है। इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अब चलिए दोस्तों सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक साथ कलेक्ट किए गए हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर जल का विस्तार है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास दोस्तों 12,714 किलोमीटर है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया गया है। ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग दोस्तों क्रस्ट कहलाता है, मध्य भाग मेंटल कहलाता है और आंतरिक भाग दोस्तों कोर कहलाता है। आगे बढ़िएगा। सौर मंडल में आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति है, उसके बाद में शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, उसके बाद में पृथ्वी। यानी कि आकार में दोस्तों पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद में शुक्र आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है। सूर्य से दूरी के अनुसार देखेंगे ग्रहों का क्रम दोस्तों, तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ से कलेक्ट कीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। अगला है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के। और क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के। आगे बढ़िएगा। सौरमंडल में पार्थिव यानी आंतरिक ग्रह कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल है। सौरमंडल में बाह्य ग्रह कौन से हैं दोस्तों? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है।
पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह वो शुक्र ग्रह है, और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो ध्रुव पर। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। इसको दोस्तों आप लोग यहाँ तक अगर कंप्लीट रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके में आपसे क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में। करेक्ट आंसर का भाग 4 में। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों, डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका पॉलिटी का मोस्ट मैथ टॉपिक से दोस्तों बहुत सारे सुपर क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में। करेक्ट आंसर का भाग 4 में। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यही इतना कॉन्सेप्ट दोस्तों हजारों बार पूछा गया होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं प्रावधान इस प्रकार हैं। चलिए इसको हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 40 का, तो इसमें किसका प्रावधान है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 का में दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, युववन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 50 में दोस्तों कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान किया गया। सब कुछ पूरी तरह से आप क्लियर रखेंगे। एक छोटा सा नोट देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा हो। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से। क्वेश्चन रखा गया है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन किस टॉपिक से लग गया दोस्तों, बायो का हमारा मोस्ट टॉपिक से दोस्तों विटामिन। आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे। पहला है, मछली के लिवर ऑयल में डैश कर दिया गया है, प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो विटामिन सी है। अगला है, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और सी है। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है तो विटामिन ए डी ई के है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कवर कीजिए, जिसमें दोस्तों विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम, जो कि आपका सबसे सुपर क्वेश्चन है। उसके बाद में कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, ये भी पूरी तरह से मेंशन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन ए की बात की जाए, रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम दोस्तों राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से कलोसिस होता है। विटामिन बी5 की बात की जाए, इसका रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। आगे बढ़िएगा, विटामिन बी12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, इसकी कमी से प्रवासिया रक्ता होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों स्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना हो सकता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, जिससे हम लोग कुपोषण भी कहते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और लास्ट है आपका विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना न बनना। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, नहीं बनता है, तो विटामिन के है। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, नहीं तो वीडियो अगर और टॉपिक ऐड करेंगे तो वीडियो आपका लंबा खिंच जाएगा। तो अन्य वीडियोज़ में दोस्तों हम लोग और सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।